सुपरमार्केट में सुंदर बच्ची को देखकर एक माँ को अपनी बच्ची की याद आ गई और उसकी बच्ची उससे मिलती जुलती लग रही थी, तो उसको गहरी निगाहों से देख रही थी। और बच्ची ने बोला, क्यों घूर रही हो आंटी जी? नहीं बेटा, मैं तुम्हें घूर नहीं रही हूँ, बस मेरा ध्यान तुम्हारी मुस्कुराहट पर आकर रुक जाती है। तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी दिखती हो, तुम्हारी तरह उसके भी हंसते हुए गालों पर गड्ढे पड़ते हैं। इतना कहकर नेहा पीछे मुड़ी और अपने आंसुओं को पोंछती हुई सुपरमार्केट से बाहर निकल गई। तेज कदमों से चलती हुई वह घर पहुंची और अपने कमरे में बेड पर लेटकर रोने लगी। उसके पति राहुल ने उसे आवाज दी, क्या हुआ? नेहा, पर वह बोली नहीं। राहुल उसके पास जाकर पलंग पर बैठ गया और नेहा का सिर सहलाता रहा। चुप हो जाओ, कुछ तो बताओ, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, नेहा भरे मन से इतना ही कह पाई और मुंह धोकर रसोई में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। राहुल को कुछ समझ में नहीं आया। वह नेहा से बहुत प्यार करता है और उसकी जरा सी भी उदासी या परेशानी उसे विचलित कर देती है। वह उसे कभी दुखी नहीं देख सकता। वह प्यार से उसे नीलू कहता है। वह उसके पीछे पीछे रसोई में चला गया और बोला, नीलू देखो, अगर तुम ऐसे ही दुखी रहोगी तो मेरे लिए ऑफिस जाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करता हूँ कि आज मैं ऑफिस में फोन कर देता हूँ छुट्टी के लिए। आज हम दोनों पूरे दिन एक साथ रहेंगे। तुम तो जानती ही हो कि जब तुम्हारे होठों की मुस्कान चली जाती है तो मेरा भी मन कहीं नहीं लगता। रानी तो कब की हमें छोड़कर चली गई है। नेहा के इन शब्दों से राहुल को पल भर में ही उसकी उदासी का कारण समझ में आ गया। आखिरकार जिंदगी के 20 साल दोनों ने एक साथ बिताए थे, इतना तो एक दूसरे को समझ ही सकते थे। उसे तो हम मरते दम तक नहीं भूल सकते, पर आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें उसकी याद आ गई? नेहा ने सुपरमार्केट में मिली लड़की के बारे में बताया। वह लड़की हमारी रानी की उम्र की ही होगी, यही कोई 14-15 साल की, पर जब वह मुस्कराती है तो एकदम रानी की तरह ही दिखती है। उसका गोरा रंग, मैं तो बार बार चुपके चुपके से उसे देख रही थी कि उसने मेरी चोरी पकड़ ली और पूछ लिया, आंटी जी आप ऐसे क्या देख रही हो? मैं कुछ कह नहीं पाई और घर वापस आ गई। नेहा ने फिर कहा, चलो अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा खाना पैक कर देती हूँ, अब मैं ठीक हूँ। और वह रसोई में चली गई। राहुल तैयार होकर ऑफिस चला गया, पर नेहा को रह रहकर बेटी रानी का ख्याल आता रहा। एक जवान बेटी की मौत का दर्द क्या होता है, यह कोई नेहा व राहुल से पूछे। रानी खुद तो चली गई, हमारे जीने का मकसद भी ले गई। 4 साल पहले उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को एक दुर्घटना में खो दिया था। हर समय उनके दिमाग में यही ख्याल आता था कि क्यों किसी ने रानी की मदद नहीं की। अगर कोई समय रहते उसे अस्पताल ले गया होता तो शायद आज वह जिंदा होती। उस पल की कल्पना मात्र से नेहा के रोंगटे खड़े हो गए और वह रोने लगी। जी भर कर रो लेने के बाद नेहा जब उठी तो अचानक उसे चक्कर आ गया और वह सोफे का सहारा लेकर बैठ गई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी तो वह बेडरूम में जाकर पलंग पर लेट गई और फिर उसे याद नहीं कि वह कब तक ऐसे ही पड़ी रही। दरवाजे की घंटी की आवाज से वह उठी और मुश्किल से दरवाजे पर पहुंची। राहुल ने उसके लिए उसके मनपसंद की मिठाई लाया था। मिठाई उसे बहुत अच्छी लगती थी, पर आज ऐसा न था। आज उसे कुछ अच्छा न लग रहा था। चाह कर भी वह उस मिठाई को अपने हाथों से नहीं खा पाई। जैसे ही राहुल उसके बालों में गजरा लगाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने उसे रोक दिया। प्लीज राहुल, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम अभी तक सुबह वाली बात से ही परेशान हो? राहुल ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर अपने पास बैठा लिया। आज सुबह से ही कमजोरी महसूस कर रही हूँ और चाह कर भी उठ नहीं पा रही हूँ, नेहा ने बताया। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे कुछ नहीं है,
वह सुबह वाली बात से ही तुम सोचे जा रही होगी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। नेहा चुपचाप अपने पैरों को देखती रही। अच्छा चलो आज बाहर खाना खाते हैं, बहुत दिन हुए मैं अपनी बीवी को बाहर खाने पर नहीं लेकर गया। राहुल नेहा को उस उदासी से छुटकारा दिलाना चाहता था जो हर पल उसे याद आ रही थी। उसके लिए शायद यह दुनिया की आखिरी चीज होगी जो वह देखना चाहेगी। नेहा का उदास चेहरा, उसके तो दो जहान और सारी खुशियां नेहा तक ही सिमट कर रह गई थी। रानी के जाने के बाद दोनों तैयार होकर पास के होटल में खाना खाने चले गए। राहुल ने उन सभी चीजों को मंगवाया जो नेहा की मनपसंद की थी, ताकि वह उदासी से बाहर आ सके। अरे बस करो, मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। जब राहुल से पूछकर दोस्त ऑर्डर कर रहा था तो नेहा ने बीच में ही मना कर रोक दिया। अरे तुम अकेले थोड़े ही न खाओगी, मैं भी तो खाऊंगा। रोहन तुम जाओ और फटाफट से सारी चीजें ले आओ, मैं अपनी बीवी को अब और उदास नहीं देख सकता। एक हल्की मुस्कान नेहा के होठों पर फैल गई, यह सोचकर कि राहुल उससे कितना प्यार करता है और अपने आप पर उसे गर्व भी हुआ। ऐसा प्यार करने वाला पति पाकर। और खाना खाने के बाद नेहा की तबीयत कुछ संभल गई। दोनों मनपसंद आइसक्रीम खाकर घर लौट आए। इतनी गहरी नींद में सोई नेहा की सुबह देर से आंख खुली। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बादल घिरे हुए थे। फिर उसके पास लेटे राहुल को देखा, वह चैन की नींद सो रहा था। रविवार को ही तो उसे उठने की जल्दी नहीं होती, बाकी दिन तो वह व्यस्त रहता है। फ्रेश होकर वह रसोई में चली गई चाय बनाने। जब तक चाय बनी राहुल उठकर अखबार लेकर बैठ गया। रोज का उनका यही नियम होता था, एक साथ सुबह शाम की चाय, फिर अपने अपने काम की भागदौड़। बाहर बादल गरजने लगे और फिर पहले धीरे फिर तेज बारिश होने लगी। अचानक नेहा को लगा कि कोई बाहर खड़ा है। उसने खिड़की में से झांका, एक लड़की खड़ी थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो देखा वह वही सुपरमार्केट वाली लड़की थी। उसे दोबारा देखकर नेहा बहुत खुश हुई। अरे बेटा, तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ। नहीं आंटी, मैं यहीं ठीक हूँ, उसने डरते हुए कहा। मैं आपको नहीं जानती हूँ। नेहा ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अंदर ले आई। आंटी, आप यहाँ रहती हैं? मैं तो कई बार इधर से गुजरती हूँ, पर मैंने आपको नहीं देखा। हाँ बेटा, मैं जरा घर के काम में व्यस्त रहती हूँ। आंटी, आई एम सॉरी, शायद मैंने आपका दिल दुखाया, मेघा ने कहा। राहुल एक पल को मेघा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि वह सुपरमार्केट वाली लड़की ही है। आओ बेटा बैठो, हमारे साथ चाय पियो। उसने घबराते हुए राहुल से नमस्ते की और बोली, अंकल, मैं चाय नहीं पीती। रानी भी चाय नहीं पीती थी, बस कॉफी की शौकीन थी। आजकल के बच्चे कॉफी ही पसंद करते हैं। ऐसा बोलकर नेहा रसोई में चली गई। मेघा भी उसके पीछे पीछे रसोई में चली गई। तुम्हारा घर पास में ही है शायद? नेहा ने पूछा। हाँ आंटी, अगली गली में सीधे जो तीसरा छोटा सा घर है वही मेरा है, मेघा ने बताया। मैं रोज यहाँ से अपने कॉलेज जाती हूँ। आज रविवार है, सो अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। बारिश तेज हो गई, इसलिए यहीं पर रुक गई। कोई बात नहीं बेटा, यह भी तुम्हारा ही घर है, जब मन करे आ जाया करो, तुम्हारी आंटी को अच्छा लगेगा, राहुल ने कहा। जब से रानी गई है तब से इसने अपने आप को इस घर में बंद कर लिया है, बाहर ही नहीं निकलती। मेरा मन नहीं करता किसी से भी बात करने का, जब से रानी गई है। इतना बोलते ही नेहा की रुलाई छूट गई तो मेघा ने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, आंटी, यह रानी कौन है? रानी हमारी बेटी थी, जिसे 2 साल पहले हमने एक एक्सीडेंट में खो दिया। मेघा ने देखा नेहा आंटी लाख कोशिश करे अपना दुख छिपाने की, पर फिर भी उदासी उन पर, अंकल पर और पूरे घर पर पसरी हुई थी।
इस बीच राहुल बोले, हौसला रखो नेहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस रानी का इतना ही साथ था हमारे साथ। मेघा बोली, आंटी आप मुझे विस्तार से बताइए, क्या हुआ था बेटा? हमारी शादी के 3 साल बाद रानी हमारे घर आई तो हमें ऐसा लगा कि एक नन्ही परी ने जन्म लिया है। हमारे घर में उसकी मुस्कुराहट तुम्हारे जैसी थी, ऐसे ही गालों में गड्ढे पड़ते थे। ओह, तो इसलिए उस दिन आप मुझे सुपरमार्केट में बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही थी। हाँ बेटा, अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई। अब तो तुम नाराज नहीं हो ना? अपनी आंटी से मेघा ने कहा। नहीं अंकल, वह तो मैं कब की भूल गई। खुश रहो बेटा, कहते हुए राहुल चाय पीने लगे। नेहा ने मेघा को बताना शुरू किया, रानी को बारिश में घूमना बहुत पसंद था। हमारे लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। इकलौती संतान होने से वह अपनी सभी बातें मनवा लेती थी। जब उसने 10वीं की परीक्षा पास की तो स्कूटी लेने की जिद की। हमने बहुत मना किया कि तुम अभी 12 साल की हो, 16 की होने पर ले लेना, पर वह नहीं मानी। खाना पीना, हंसना, बोलना सब छोड़ दिया। हमें उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और हमने उसे स्कूटी ले दी। मैंने सोचा कि वह स्कूटी यहीं आसपास चलाएगी, दूर नहीं जाएगी। इसी शर्त पर मैंने उसे स्कूटी की चाबी दे दी। वह मान गई और हमसे लिपट गई। उस दिन वह जिद करके स्कूटी से अपनी सहेली के घर चली गई। हम उसका इंतजार कर रहे थे। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। 3 घंटे बीत गए, तब सिटी अस्पताल से फोन आया। जी, हमें आपका नंबर एक लड़की के मोबाइल से मिला है, आप कृपया करके जल्द सिटी अस्पताल पहुंच जाएं। डर और घबराहट के चलते मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। हम दोनों घबराहट से वहां पहुंचे। देखा, हमारी रानी पलंग पर लेटी हुई थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी, सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी और साथ वाले पलंग पर उसकी सहेली बेहोश थी। जब उसे होश आया तो उसने बताया, हम दोनों बारिश में स्कूटी पर दूर निकल गए। पास से एक गाड़ी ने बड़ी तेजी से ओवरटेक किया, जिससे हमें कच्चे रास्ते पर उतरना पड़ा और उस गीली मिट्टी में स्कूटी फिसल गई। हम दोनों गिर गए और बेहोश हो गए। उसके बाद हम यहाँ कैसे पहुँचे नहीं मालूम। इसी बीच डॉक्टर आ गए। उन्होंने मुझे और राहुल को बताया कि सिर पर चोट लगने से बहुत खून बह गया है। हमने सर्जरी तो कर दी है, पर फिर भी अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी 36 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर हम रोने लगे। ये भी परेशान हो गए। पल भर में हमारी दुनिया ही बदल गई। नर्स ने कहा, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तकरीबन 5 घंटे बाद रानी को होश आया। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया और चुप हो गई। फिर क्या हुआ अंकल, प्लीज आप बताइए, मेघा ने डरते हुए पूछा। राहुल के चेहरे पर अवसाद की गहरी परत छा गई थी। तो नेहा ने कहा, वह जब होश में आई तो उससे कुछ कहा ही नहीं गया। बस डॉक्टर ने अपने हाथ जोड़ लिए और रानी हमेशा के लिए शांत हो गई। और फिर नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उनका रुदन देखकर मेघा की भी रुलाई छूट गई। उसे समझ नहीं आया कि वह उनसे क्या कहे। उसने अंकल और आंटी का हाथ अपने हाथों में लेकर बस इतना ही कहा, मुझे अपनी रानी ही समझिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी रानी बनने की। उन दोनों के मुंह से बस इतना ही निकला, खुश रहो बेटा। बाहर बारिश थम चुकी थी और अंदर तूफान गुजर चुका था। मेघा वापस आने का वादा करके वहां से चली गई। उससे बातें करके दोनों बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। दोनों रविवार का दिन अनाथ आश्रम में गरीब बच्चों के साथ बिताते थे। दोनों कपड़े बदलकर वहां चले गए। मेघा जब भी कॉलेज जाती तो अक्सर नेहा और राहुल को बाहर छत में बैठे देखती तो कभी हाथ हिलाती, कभी वक्त होता तो मिलने भी चली जाती थी। वक्त गुजरने लगा। मेघा के आने से नेहा अपनी सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज करने लगी। कुछ दिन मेघा नहीं आई और इंतजार करते करते 10 दिन हो गए, पर मेघा नहीं आई। नहीं वह कॉलेज जाती नजर आई। दोनों को उसकी चिंता हुई और जब दोनों से रहा नहीं गया तो
वे एक दिन उसके घर पहुंच गए। दरवाजे की घंटी बजाई तो मेघा की माँ ने दरवाजा खोला। क्या मेघा यहीं रहती है? नेहा ने पूछा। जी हाँ, मेघा की माँ ने बोला। तुम्हारा नाम नेहा है? नेहा ने उत्सुकता से जवाब दिया। हाँ, मैं नेहा हूँ, और ये मेरे पति राहुल हैं। आप अंदर आइए प्लीज, बोलकर राधिका ने उन्हें कमरे में ले आई। पूरा घर 2 कमरों वाला था, एक बेडरूम और एक बैठक, बाहर छोटी सी रसोई और स्नान घर। मेघा यहाँ अपनी माँ राधिका के साथ रहती थी। उसके पिताजी, जब वह बहुत छोटी थी तब ही संसार से जा चुके थे। राधिका एक स्कूल में शिक्षक है, जिससे उनका घर का गुजारा चलता था। राहुल ने पूछा, मेघा कहाँ है? बहुत दिन हुए वह घर नहीं आई तो हमें चिंता हुई, हम उससे मिलने आ गए। राधिका ने चिंता व्यक्त की। वह दवा लेने गई है, राधिका ने कहा। आपको क्या हुआ बहन जी? राहुल ने पूछा। राधिका उदास हो गई। मेरी दवा नहीं भाई साहब, वह अपनी दवा लेने गई है। उसे क्या हुआ है? दोनों ने आश्चर्य से पूछा। 1-2 महीने पहले की बात है, इसे बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता था। डॉक्टर दवा दे देते तो ठीक हो जाता, पर बाद में फिर हो जाता। पिछले 10 दिनों से इन्फेक्शन के साथ बुखार भी है, पैरों में सूजन भी आ गई है। मैंने बहुत मना किया पर फिर भी जिद करके दवा लेने चली गई। अभी आ जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा? नेहा ने पूछा। डॉक्टर को डर है कि कहीं किडनी फेल्योर का केस न हो, कहकर वे रोने लगीं। नेहा ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, राधिका जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने बोला, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए हैं, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। राधिका ने बताया। इतने में मेघा आ गई। उसकी मुस्कान होठों से गायब हो चुकी थी, रंग पीला पड़ गया था, आंखों के आसपास सूजन आ गई थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। नेहा और राहुल उसे देखकर सन्न रह गए। वे वहां ज्यादा देर न बैठ सके। चलते समय महेश ने मेघा के सिर पर हाथ रखा और राधिका से कहा, बहन जी, कल हम आपके साथ रिपोर्ट लेने चलेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों अपने घर लौट आए। घर आकर नेहा सोफे पर ऐसी ढेर हुई कि काफी देर तक हिली ही नहीं। जब राहुल ने उससे अंदर जाकर आराम करने को कहा तो वह अपने आप को चलने में ही असमर्थ पा रही थी। राहुल उसे सहारा देकर अंदर ले गया। परेशान न हो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन दोनों राधिका के साथ अस्पताल चले गए। उन पर पहाड़ टूट पड़ा जब डॉक्टर ने बताया, यह केस किडनी फेल्योर का है। अब मेघा को डायलिसिस पर रहना होगा, जब तक डोनर किडनी नहीं मिल जाती। राधिका तो बेहोश होकर गिर ही जाती। अगर राहुल ने उसे सहारा न दिया होता। उसने उसे कुर्सी पर बैठाया और पानी पिलाया। हिम्मत रखिए राधिका जी, अगर आप ऐसे टूट जाएंगी तो मेघा को कौन संभालेगा? हम जल्दी मेघा के लिए डोनर ढूंढ लेंगे, आप चिंता न करें। मेघा की बीमारी से दोनों परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। नेहा तो अब ज्यादातर बीमार ही रहने लगी और अचानक एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ी। राहुल अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार ही हो रहा था कि धम की आवाज से रसोई में भागा तो देखा नेहा नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी हुई है। उसके हाथ पैर फूलने लगे, पर फिर हिम्मत करके उसने एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया। इमरजेंसी में उसे भर्ती किया गया और सारे टेस्ट किए गए, पर कुछ हासिल न हो सका। नेहा हमेशा के लिए चली गई। डॉक्टर ने जब कहा, यह केस ब्रेन डेड का है, हम उन्हें बचा न पाए, तो राहुल धम से कुर्सी पर गिर गया और नेहा का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। पता नहीं वह कितनी देर वहीं पर उसी हाल में बैठा रहा कि अचानक वह फुर्ती से उठा और डॉक्टर के पास जाकर बोला, डॉक्टर साहब, मैं सुनीता के ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नेहा की किडनी मेघा को लगा दी जाए। डॉक्टर ने फटाफट सारे टेस्ट करवाए और राधिका व मेघा को अस्पताल में बुला लिया। संयोग ऐसा था कि नेहा की किडनी ठीक थी और वह मेघा के लिए हर लिहाज से ठीक बैठती थी।
खून और टिश्यू सब मिल गए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन कामयाब रहा, बस कुछ दिन मेघा को यहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। और फिर वह घर जाकर अपनी जिंदगी सामान्य ढंग से जीने लगी। राधिका ने आगे बढ़कर राहुल के पांव पकड़ लिए और रोने लगी। राहुल ने उन्हें उठाते हुए कहा, राधिका आप रोइए नहीं, बस मेघा का ख्याल रखिए। घर आकर नेहा का सब क्रियाकर्म हो गया। बारी बारी से लोग आते रहे, अफसोस प्रकट करके जाते रहे। अंत में राहुल अकेला रह गया, नेहा की यादों के साथ। उसने उठकर नेहा की फोटो पर हार चढ़ाया, अपने चश्मे को उतार कर अपनी आंखों को साफ करते हुए बोला, देखा नेहा, हमारी रानी को तो मैं बचा नहीं पाया, पर इस मेघा को तुमने बचा लिया। जैसे ही राहुल पलटा तो उसने देखा कि उसके पीछे मेघा खड़ी थी, और उसी डिम्पल वाली मुस्कान के साथ, जैसे कह रही हो कि आप अकेले नहीं हैं, यह रानी है आपके साथ अंकल जी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।